नवोदय क्रांति में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं नवोदय क्रांति परिवार भारत द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस। प्यारे बच्चों, नवोदय क्रांति परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज के ऑनलाइन सेशन में हम ध्वनि कविता का सरलार्थ करेंगे और उसमें जानेंगे कि कवि जो है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी इस कविता के माध्यम से मानव को क्या संदेश देना चाहता है। और आज के इस सेशन में मैं आप सभी को ये भी अवगत करवाना चाहूँगा कि जैसा आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन चला हुआ है और इस लॉकडाउन के दौरान हमने क्या करना है इसके विषय में आप सभी जानते हैं कि घर में रहते हुए अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। घर में रहें, सुरक्षित रहें और अपने देश और सरकार का इस विकट परिस्थिति में जो है साथ दें, सहयोग करें। तो प्यारे बच्चों, आज के सेशन में जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि आज हमारा जो सेशन है वो ध्वनि कविता का सरलार्थ इस सेशन में करेंगे। और इसका जो है इस कविता को पढ़ने से पहले मैं कवि की कुछ विशेषताएं जो है वो बताना चाहता हूँ। हो सकता है कि हमारे जीवन के अंदर बीते समय में कुछ परेशानियां रही हों या कुछ विकट समय रहा हो और हमारा जीवन हो सकता है उसमें कुछ न कुछ दुख रहे हों और विकराल जो एक प्रकार से परिस्थितियां हैं उनको हमने सहा हो। लेकिन अब तो कवि के जीवन में वसंत आ चुका है और कवि अब इस वसंत को खोना नहीं चाहता, इस वसंत का पूरा आनंद उठाना चाहता है। तो इसलिए इस कविता के माध्यम से कवि ने समझाने की कोशिश की है कि अभी मेरा अंत होने वाला नहीं है। अंत कभी नहीं होगा, क्योंकि साहित्य के अंदर जिस मनुष्य ने साहित्य को अपना लिया है उसका कभी अंत नहीं होता। वो अपने साहित्य के माध्यम से हमेशा जिंदा रहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आइए आज हम आज की इस कविता की शुरुआत करेंगे और मैं इसे पढ़ रहा हूँ, अपने ध्यान से इसे सुनना है। क्योंकि काव्य जो है, काव्य एक गायन विधा है और इस गायन विधा में ही हम पढ़ेंगे। अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है, अभी अभी तो आया है, मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत। तो प्यारे बच्चों, इस कविता के अंदर कवि ने समझाने की कोशिश की है कि ये जो कविता है इसका मैं पहले प्रसंग दे देता हूं कि कविता प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी की वसंत भाग 3 के ध्वनि नामक कविता से लिया गया है। इसके कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी अपने जीवन के कुछ प्रसंगों को, अपने जीवन की कुछ घटनाओं को इस कविता के माध्यम से उकेरने की इन्होंने कोशिश की है। और इस कविता के अंदर अपने जीवन में आए हुए वसंत रूपी सुखों के समय को प्रकट करते हुए कवि कहता है कि अब हम इसका सरलार्थ करेंगे। इसके सरलार्थ में जो है
इस सरलार्थ करने से पहले हम थोड़ा इसके जो कठिन शब्द तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन जो नवीन शब्द है उनका हम जरूर यहाँ जिक्र करेंगे, क्योंकि कविता का नाम है ध्वनि। और इसके जो कठिन शब्द नहीं है, लेकिन उनको हम नवीन शब्दों की संज्ञा देंगे। नवीन शब्द क्या है? इस कविता के अंदर नवीन शब्द कौन कौन से आए हैं? जैसे अंत, मृत्यु, अंत, मृत्यु, वन, जंगल, मृदुल, कोमल। तो प्यारे बच्चों, ये हमने देखा कि ये जो नवीन शब्द हैं, ये एक नए शब्द हैं। इस कविता के अंदर हमें ऐसा लग रहा है कि ये नए शब्द आए हैं। तो इन नए शब्दों के बारे में हम जानेंगे। अंत का अर्थ होता है मृत्यु, वन का अर्थ होता है जंगल, और मृदुल का अर्थ होता है कोमल या मुलायम। तो इसका जो सरलार्थ है वो हम इस तरीके से करेंगे। कवि कहता है कि अभी मेरा अंत होने वाला नहीं। कवि कहता है कि अभी मेरा अंत होने वाला नहीं है, क्योंकि अभी अभी ही तो आया है। ही शब्द आया है, जो ये ही शब्द, ये निपात शब्द है। ही शब्द जो है ये निपात शब्द है, इससे अलग है। ये निपात है, एक श्रेणी है निपात शब्दों की। तो ये ही जो शब्द है ये निपात है, और कवि कहता है कि अभी मेरा अंत होने वाला नहीं है, क्योंकि अभी अभी तो मेरे जीवन के अंदर, मेरे जीवन रूपी वन के अंदर मृदुल कोमल का, मृदुल अर्थात कोमल और मुलायम भावनाओं को लेकर आने वाला, खुशियों को संचार करने वाला और आनंददायक वसंत के रूप में समय मेरे पास आया है। हो सकता है कवि के जीवन में इससे पहले बहुत परेशानियां रही हो सकता है कवि का जीवन दुखों से भरा हुआ रहा हो सकता है कवि के जीवन के अंदर इस वसंत के आने से पहले बहुत ही मायूसी छाई हो, बहुत निराशाजनक उसका जीवन रहा हो। लेकिन आज कवि आशाओं में है, आज कवि के जीवन में खुशियों का संचार हो गया है। यानी कि जब वसंत ऋतु आती है तो उस समय किसी भी प्रकार की उदासी किसी प्राणी के ऊपर नहीं होती। हर एक प्राणी खुशहाल नजर आता है, प्रकृति दुल्हन के समान सजी हुई नजर आती है। इसलिए हर एक मनुष्य जो है वो खुशियों से भरा होता है। उसी कड़ी के अंदर कवि कहता है कि मेरे जंगल रूपी जीवन के अंदर, जंगल रूपी जीवन क्यों कहा है कवि ने इसलिए कहा है क्योंकि उसके जीवन में इसके पहले, वसंत के आने से पहले का जो जीवन था वो बहुत ही कठिनाइयों से भरा हुआ, बहुत ही मुश्किलों से भरा हुआ। जैसा कि गर्मी ऋतु होती है वसंत आने से पहले, उसमें हर एक पशु पक्षी जानवर प्राणी सब जो है गर्मी के कारण बेहाल हो जाते हैं और उनका जीवन जो है कष्टप्रद होता है, कठिनाइयों भरा होता है, संघर्ष भरा होता है। लेकिन उस संघर्ष को से निकल करके जो एक प्रकार से संघर्ष के बाद जो एक ये कामयाबी का जो मौका होता है, सफलता का जो मौका होता है और एक सफलता मिलने के बाद जो आनंद होता है वो वसंत के रूप में कवि ने बताने का प्रयास किया है। कवि कहता है कि
मेरे जंगल रूपी जीवन के अंदर जो कठिनाइयों से भरा हुआ था, बहुत सारी तकलीफों से भरा हुआ था और नाना प्रकार की निराशाओं से भरा हुआ जो जीवन था, उसमें आज कोमल बसंत प्रवेश कर चुका है। अब मेरा जीवन आनंद से भर चुका है। मैं इसको लंबा जीना चाहता हूं। मैं इस जीवन के अंदर बहुत सारे अब मेरे उद्देश्य जो हैं जागृत हो गए हैं। अब मैं इस जीवन को, मेरा जो बसंत आया है, कोमल बसंत आया है, ये इसलिए नहीं आया कि मैं अपने पास रखूं। मैं इस जीवन को, इस मेरे जीवन के जो सफलता है, इसको मैं औरों तक पहुंचाना चाहता हूं। लंबा जीवन जीना चाहता हूं। मानव मात्र के सामने इस दृष्टांत को रखना चाहता हूं। और कवि कहता है कि अभी मेरा अंत होने वाला नहीं है, अभी मेरा अंत नहीं होगा, क्योंकि कवि का जो जीवन है वो मृदुल बसंत का जीवन तो अभी शुरू हुआ है। कोमल बसंत का जीवन तो अभी शुरू हुआ है। फूल खिलने तो अभी शुरू हुए हैं। कंटीली झाड़ियों से निकल करके कवि ने पुष्पों की वादियों में तो अभी प्रवेश किया है। अभी वो इसका जीवन का अंत नहीं करना चाहता। वो सदा सदा के लिए ऐसी ही वादियों में जीना चाहता है। आइए हम थोड़ा सा व्याकरण की दृष्टि से देखेंगे इसके अंदर कि व्याकरण की दृष्टि से कवि ने किस प्रकार समझाने की कोशिश की है, कौन से व्याकरणिक शब्दों का प्रयोग कवि ने किया है। तो यहाँ पर मैं पहले बता चुका हूं कि ये जो शब्द आया है निपात है। निपात है। निपात शब्द की क्या परिभाषा है? जहां पर वाक्य के अंदर जिस शब्द को ही जैसे बल दे करके प्रयोग किया जाता है, वहां पर निपात शब्द होता है। मृदुल है, ये विशेषण है। और कवि यहाँ पर कहना चाहता है कि अपनी भावना जो है व्यक्त करना चाहता है। कवि ने अपने भाव को व्यक्त करने के लिए बहुत ही एक प्रवाहमयी जो शैली है उसका प्रयोग किया है। भाषा सहज और सरल है। कवि ने एक प्रकार से तत्सम शब्द जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। और कवि अपनी रचना के माध्यम से एक मानवीकरण जो है, जैसे मृदुल बसंत का मानवीकरण किया गया है, मानवीकरण अलंकार का जो है प्रयोग किया गया है। तो हम ये देखते हैं ये भाषा शैली इसकी हो सकती है। आगे अगला हम जो पद्यांश है वो शुरू करेंगे। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रदोष मनोहर, अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि यहाँ पर समझाना चाहता है कि हरे हरे ये पात, जैसे ही मेरी जिंदगी के अंदर बसंत ने प्रवेश किया, बसंत का आगमन हुआ, तो कवि कहता है कि मेरी जिंदगी के अंदर जो पेड़ सूख गया था, अत्यंत गर्मी के कारण, अत्यंत धूप पड़ने के कारण, या जिंदगी के अंदर आने वाली परेशानियों के कारण जो मेरा मन रूपी मयूर मुरझा गया था,
अब जब भी ये बसंत का आगमन हो गया है, तो बसंत के आगमन के बाद मेरे उस सूखे हुए वृक्ष के ऊपर हरे हरे पत्ते लहराने लगे हैं। हरे हरे पत्ते आ गए हैं और इनकी डालियां भी जानदार हो गई हैं। कलियां जो हैं वो बहुत मुस्कुराने लगी हैं। कोमल गात और कोमल कोमल कोंपले जो हैं इस शरीर के अंदर फूटने लगी हैं। यानी कि खुशियों का आगमन, खुशियों का संचार होने लगा है। अब कवि कहता है कि मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, मैं ही अपना, ही शब्द को जैसे मैंने पहले बताया कि ये ही शब्द जो है वो निपात है, और स्वप्न मृदुल कर। अब जो है मेरा जो स्वप्न है वो मैं अपने सपने के अंदर मृदुल कर अपने कोमल कोमल हाथों को प्रयोग करूंगा। किस लिए प्रयोग करूंगा? क्योंकि जो मेरी नई पीढ़ी, जो नौजवान लोग सोए हुए हैं, उनको समय की कदर नहीं है। वो नहीं जानते कि ये समय कितना कीमती है, और इस समय के अंदर वो सोने का काम कर रहे हैं। मैं उन्हें जगाने का काम करूंगा। कवि यहाँ पर समझाना चाहता है कि जो युवा पीढ़ी सोई हुई है, अपने लक्ष्य के प्रति पथ भ्रमित हो गई है और उस लक्ष्य को भूल करके बैठ गई है, उस पीढ़ी को मैं, उन नौजवानों को मैं, उनके ऊपर, सोए हुओं के ऊपर हाथ फेर करके उनको जगाने का प्रयास करूंगा। वो जो कलियां हैं, कलियां ही ना रहें, पुष्प बन जाएं। वो कलियों को मैं जगाना चाहता हूं और उनको जगा करके एक पुष्प के रूप में दुनिया के अंदर खिलाना चाहता हूं, ताकि वो एक खिलते हुए फूल के रूप में दुनिया के सामने, दुनिया के आंखों को एक बहुत ही सुकून दे और एक बहुत अच्छा जो है प्रदर्शन दुनिया में जाकर वो करें। तो इस प्रकार से कवि अपने एक स्वप्न ऐसा लेता है कि अपने कोमल हाथों से उन निद्रित कलियों पर, निद्रित का अर्थ होता है नींद में सोई हुई अपने मृदुल कर, अपने कोमल कोमल हाथों को मैं उन सोई हुई कलियों के ऊपर फेरूंगा, ताकि वो सोई हुई कलियां जाग जाएं और कलियां ना रहें बल्कि फूल बन जाएं। और उनको मैं ये भी बताना चाहूंगा कि उनको जब मैं जगाऊंगा तो एक प्रत्यूष मनोहर, प्रत्यूष होता है प्रातःकाल, प्रभात, सवेरा, मनोहर, सुंदर, और मैं उनको बताऊंगा कि बेटा जाग जाओ, क्योंकि एक बहुत ही मनोहर सवेरा, एक बहुत ही सुंदर प्रभात, एक बहुत ही आनंददायी प्रभात आपका इंतजार कर रहा है। आपका इंतजार कर रहा है कि कब ये जागे और मैं इसकी जिंदगी को महकाऊं, कब ये जागे, मैं इसकी जिंदगी के अंदर बहुत सारी खुशियां लेकर आऊं। इस प्रकार यहाँ पर कवि जो है ये उस युवा पीढ़ी को जगाने का प्रयास करता है और वो कहता है कि सोने का वक्त नहीं है, तुम जाग जाओ, क्योंकि समय जो है बड़ा कीमती है और समय की कदर जिस इंसान ने नहीं की, वो इंसान जो है उस इंसान की भी समय कदर नहीं करता है। मैं ये बताना चाहता हूँ। तो कवि ने बहुत ही सफल प्रयास किया है। यहाँ पर कवि ने जो ये पद्यांश हमने पढ़ा है, इस पद्यांश के अंदर हम कुछ नवीन शब्द जो हैं उनको देखेंगे। पात जैसे आया है, पात का अर्थ होता है पत्ते। डालियां, कलियां, फूल बनने से पहले की जो अवस्था होती है, कली,
शरीर, स्वप्न, सपना, मृदुल, कर, कोमल हाथ, निद्रित, सोई हुई, प्रत्यूष, प्रभात या सवेरा, मनोहर, सुंदर, सुंदर या मन को हरने वाला, मन को हरने वाला। तो इस प्रकार हम देखते हैं ये हमारे नवीन शब्द हो गए। इनको साथ साथ हम जब ये याद कर लेंगे तो आसानी रहेगी इसके शब्दार्थ के समझने में। हम आसानी से शब्दार्थ को समझ पाएंगे अगर इनको नवीन शब्दों को याद कर लिया जाए। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसका अगर हम भाषा अध्ययन देखें, भाषा अध्ययन करें तो भाषा अध्ययन में पत्तों की विशेषता बताई गई है। हरे पत्ते कैसे हैं, ये पत्ते कैसे हैं, हरे हरे हैं। तो हरे हरे जो शब्द हैं ये इनकी विशेषता बता रहे हैं, विशेषण हो गए। और कोमल गात में भी विशेषण है, क्योंकि गुणवाचक विशेषण जो है, गुणवाचक विशेषण की एक परिभाषा है कि वो जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, भेद, अवस्था, इन सारी बातों का ज्ञान होता है, वो गुणवाचक विशेषण होता है। और यहाँ पर इस शरीर का जो है कोमल होने का भाव हमें आता है, तो इसलिए ये कोमल शब्द जो है ये विशेषण है और गात विशेष्य है। निद्रित कलियां, यहाँ पर भी निद्रित कलियों में निद्रित जो है ये विशेषण है और कलियां विशेष्य है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ये जो प्रत्यूष मनोहर के माध्यम से ये एक विशेषण जो शब्द आए हैं, विशेषण शब्द लिख सकते हैं यहाँ पर। विशेषण शब्द हरे, कोमल, मृदुल, निद्रित, प्रत्यूष,
इनमें से हम हरे, कोमल, मृदुल 2 या 3 शब्द दे करके कह सकते हैं कि कवि ने विशेषण शब्दों का बहुत सुंदर प्रयोग अपनी रचना में किया है और अपनी भावना की अभिव्यक्ति के लिए कवि ने बहुत ही अच्छे शब्दों का चयन करके अपनी कविता में समावेश किया है। अच्छे शब्दों, डालियां हैं, कलियां हैं, कोमल गात है, गात जो शरीर है, गात का शरीर होता है, और ये जो है इन शब्दों का मृदुल शब्द है, निद्रित शब्द हैं। इन सारे शब्दों का चयन में कवि ने बहुत ही कुशलता दिखाई है। इस प्रकार हम इसकी जो है भाषा शैली दे सकते हैं। तो कवि का जो, आइए हम अगला जो है पद देखेंगे। पुष्प पुष्प से तंद्रा लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत से हर्ष सींच लूंगा मैं। कवि कहता है कि पुष्प पुष्प से, यहाँ पर हमने देखा कि पिछले पद के अंदर कवि ने किसके ऊपर हाथ फेरा था? कलियों के ऊपर। और कलियों के ऊपर हाथ फेर करके उन्होंने उन कलियों को पुष्प में परिवर्तित करने के लिए, उन कलियों को पुष्प बनकर दुनिया के अंदर आने के लिए कवि ने एक प्रकार का प्रयास किया था। अब वो कलियां जो हैं पुष्प बन चुकी हैं और उन पुष्पों को कवि जो है उन पुष्पों में भी जो लालसा है, तंद्रालस है, जो तंद्रालस को नहीं रहने देना चाहता, उन पुष्पों से भी तंद्रालस को खींच लेना चाहता है। और कवि कहता है कि जो पुष्प है, प्रत्येक जो पुष्प है, पुष्प जो है प्रत्येक जवान के बारे में कहा है कवि ने। यहाँ पर कवि कहता है कि युवा जो है वो देश की ताकत होता है। युवा के अंदर देश का बहुत बड़ा उसके कंधों के ऊपर भार होता है। और अगर युवा हमारा संस्कारी होगा, अगर युवा हमारा ताकत से भरा हुआ होगा, तो हमारा देश तरक्की करेगा और हमारे देश के अंदर एक बहुत बड़ी तरक्की होगी। तो कवि जो है यहाँ पर युवा वर्ग को जागृत करना चाहता है और कवि कहना चाहता है कि प्रत्येक युवा से मैं तंद्रालस खींच लूंगा। तंद्रालस जो है, तंद्रालस में संधि है। तंद्रा जमा आलस, तंद्रालस में संधि है। तंद्रा जमा आलस, तंद्रालस यानी के नींद के कारण आया हुआ आलस्य, नींद के कारण आया हुआ आलस्य जो है, जो आज युवा के अंदर नींद के कारण आलस्य आ चुका है, उस आलस्य को मैं खींच लूंगा। उसकी तंद्रालस, लालसा खींच लूंगा। लालसा जो है, लालसा का अर्थ होता है इच्छा, यानी कि नींद में रहने की जो युवा की इच्छा है, वो सोते रहने की जो इच्छा है, कवि यहाँ पर कहना चाहता है कि मैं उनके सारे आलस को, मैं उनकी सारी नींद को खींच लूंगा, यानी कि बाहर निकाल दूंगा। उनके अंदर अपने रचनाओं के माध्यम से इतना उनको जागृत कर दूंगा, इतना उनके अंदर भावना भर दूंगा कि उनकी नींद चली जाएगी, अपने लक्ष्य की तरफ वो प्रवृत्त हो जाएंगे, अपने लक्ष्य के प्रति जागृत हो जाएंगे। अपने लक्ष्य को, उनका जो लक्ष्य है, एक सफलता पाने का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य की तरफ वो अग्रसर होंगे। और आगे कवि कहता है कि अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच लूंगा मैं। अपने जो नवजीवन, यानी कि पुराना जीवन त्याग करके नए जीवन में जब हमने प्रवेश किया है, तो उस नए जीवन का एक अमृत जो हमने प्राप्त किया है, उस अमृत को मैं जो है उस अमृत को अपने पास नहीं रखूंगा, बल्कि इस अमृत को युवाओं के अंदर सींच दूंगा, युवाओं के अंदर प्रवेश कर दूंगा।
और उनको जगाने में भरपूर प्रयास करूंगा। कवि यहाँ पर कहना चाहता है कि पुष्प पुष्प से अर्थात प्रत्येक युवा से मैं उसके तंद्रालस अर्थात नींद का जो आलस्य है उसको छोड़ने के लिए प्रेरित करूंगा और उनकी जो लालसाएं हैं, उनकी जो इच्छाएं हैं नींद में ही रहने की, उन इच्छाओं को बाहर निकाल दूंगा, खींच करके बाहर निकाल दूंगा और अपने नवजीवन को, मेरा जो नया जीवन है, मेरे जीवन के अंदर जो वसंत आया है, इस वसंत को मैं अपने, इस वसंत के जो गिफ्ट हैं, इस वसंत के जो उपहार हैं, इस वसंत की जो खुशियां हैं, मैं इन सारी खुशियों को उन युवाओं में समावेश कर दूंगा। उन युवाओं के अंदर अपने नए जीवन का जो अमृत, नए जीवन की जो खुशियों रूपी अमृत है, इस अमृत से उन युवाओं के जीवन को सींच दूंगा। यानी कि अपनी जो रचनाएं हैं उनके माध्यम से युवाओं के अंदर एक नया जोश भर दूंगा, युवाओं के अंदर एक नई शक्ति का संचार कर दूंगा। आलस्य को त्याग करके युवाओं को मैं एक प्रकार से उत्साह की तरफ प्रेरित करूंगा। युवाओं के अंदर एक शक्ति को जागृत करने का प्रयास करूंगा। उनको बताऊंगा कि ये तुम्हारा सोने का समय नहीं है, ये तुम्हारा बहुत ही एक लक्ष्य की तरफ बढ़ने का समय है, ये तुम्हारी जिंदगी को एक जो चमका देगी ऐसी सफलता की तरफ बढ़ने का समय है। और उसको सहर्ष खुशी के साथ, यानी कि मैं जो उनके लिए करूंगा किसी भी प्रकार का विषाद लेकर नहीं, किसी भी प्रकार का बोध लेकर नहीं, बल्कि खुशी के साथ उन युवाओं की जिंदगी को चमकाने का प्रयास करूंगा, उन युवाओं की जिंदगी में खुशियां भरने का प्रयास करूंगा। तो यहाँ पर कुछ नवीन शब्द हैं जिनको हम देखेंगे। तंद्रालस, नींद के कारण, नींद का आलस, लालसा, इच्छा, खुशी के साथ। तो ये नए शब्द हैं, कुछ नया। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इस पद्यांश के अंदर ये सारे नए शब्द आए हैं। इन नए शब्दों से का प्रयोग करके कवि ने जो अपनी कविता को सार्थकता देने की कोशिश की है। कवि का जो भाव है वो ये है कि नए जो बच्चे हैं, युवा जो पीढ़ी है, इसके अंदर एक प्रकार से तंद्रालस अर्थात आलस्य की जो निद्रा आई हुई है, इस निद्रा को त्याग करके, इस निद्रा का परित्याग करके अगर वो अपने इस समय को सार्थक प्रकार से सही दिशा में लगाएं तो वो समय इनका बहुत भला कर सकता है और उस समय में ये बहुत एक अपने जीवन के अंदर सार्थकता लेकर आ सकते हैं। तो कवि कहता है, कवि ने यही समझाने का प्रयास किया है कि मेरा जो नया जीवन मुझे मिला है,
मैं इसके अंदर आने वाले जितने भी मेरी खुशियां हैं, मेरे नए जीवन के अंदर जो बसंत के कारण जो मुझे एक राह मिली है, एक मार्गदर्शन मिला है, इस मार्गदर्शन को मैं अपने पास नहीं रखूंगा, मैं अपने बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, युवा पीढ़ी को जागृत करने की कोशिश करूंगा। और हो सकता है कि मेरी रचनाओं के माध्यम से, मेरे इस संदेश के माध्यम से युवा पीढ़ी जागृत हो जाए और वो अपने जीवन के प्रति सचेत हो जाए, सावधान हो जाए। तो ये समझाने का कवि ने प्रयास किया है। आइए हम इसके अगले पद में जाते हैं। द्वार दिखा दूंगा मैं फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत। तो यहाँ पर कवि कहता है कि जिस मनुष्य के अंदर निराशाएं होती हैं, जिस मनुष्य के अंदर एक प्रकार से जिसका मनोबल गिरा हुआ होता है, जो मनुष्य अपने समय का सदुपयोग नहीं करता, उसके जीवन के अंदर निराशाएं इतनी छा जाती हैं कि उसका जीवन परेशानियों से भर जाता है और उसको दरवाजा नजर नहीं आता कि किस दरवाजे से मैं बाहर निकल सकता हूँ इन परेशानियों से। कवि उन परेशानियों से बाहर निकलने का एक जरिया बताता है और वो कहता है कि ऐसे लोग जो निराशा में डूब चुके हैं, ऐसे लोग जो परेशानियों में डूब चुके हैं, जिनको कोई मार्ग नजर नहीं आता, आज मैं उनको मार्ग दिखा दूंगा, आज मैं सफलता का द्वार दिखा दूंगा, आज मैं कामयाबी का द्वार दिखा दूंगा। और कवि कहता है कि उन सबको मैं वो द्वार दिखा दूंगा, वो दरवाजा दिखा दूंगा जिसमें से निकल करके सफलता जो है प्राप्त की जा सकती है। और है मेरे जहां अनंत, अनंत का अर्थ होता है असंख्य, असीम, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। ऐसे उन लोगों के लिए मैं एक द्वार जो है बन जाऊंगा और उनको एक द्वार दिखा दूंगा कि इस द्वार में जो है आकर के, इस तरीके से जो है आकर के निद्रा को त्याग करके, कमजोर भावनाओं को त्याग करके और नाना प्रकार के जो है परिस्थितियों के, जो अनेक प्रकार की परिस्थितियां आती हैं जीवन के अंदर मनोबल गिराने के लिए, तो निराशाएं और घोर जो है एक प्रकार से संकट से निकल करके किस प्रकार से हम एक प्रवेश कर सकते हैं, खुशियों के जीवन में प्रवेश कर सकते हैं, अपने नव जीवन में प्रवेश कर सकते हैं, एक प्रत्युष मनोहर में। कवि उस मनोहर को, उस मनोहर प्रत्युष को, उसका दरवाजा कहाँ है, कामयाबी का दरवाजा कहाँ से खुलता है, वो खुलेगा नींद से जागकर, आलस्य को त्याग कर, अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ करके, नींद के दरवाजे को त्याग करके कर्म पथ पर जब आगे बढ़ेंगे तो आपको एक सफलता का द्वार नजर आएगा और आप उस सफलता के द्वार में प्रवेश करने पाएंगे। तो कवि आज के इस संदेश में यही समझाना चाहता है। तो मैं इसके जो है कुछ द्वार जो है, द्वार दरवाजा, तो यहाँ पर कवि ने बहुत सटीक और समझ में आने वाली शब्दावली के द्वारा जो है समझाने की कोशिश की है। तो ये 2-3 प्रश्न और हैं, मैं चाहूंगा कि ये भी साथ साथ हो जाएं। तो कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? कवि को ऐसा विश्वास इसलिए है क्योंकि अब उसने वसंत रूपी एक सफलता के जीवन में प्रवेश कर चुका है। उसके जीवन में से दुखों का अंत हो चुका है। अब उसका खुशियों का जीवन शुरू हो गया है। अब खुशियों के जीवन को वो पूरा आनंद उठाना चाहता है और इसलिए कवि जो है को पूरा विश्वास हो गया है कि अभी मेरा अंत होने वाला नहीं है, अभी मेरी मृत्यु होने वाली नहीं है, क्योंकि अभी अभी तो मेरा अच्छा जीवन शुरू हुआ। फूलों को अनंत, दूसरा प्रश्न है, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए
ये लिखा है, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है। फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए, अनंत तक विकसित करने के लिए कवि के प्रयास रहते हैं कि वो जाएगा उन कलियों के पास जो सोई पड़ी हैं, उन और समझती हैं कि कलियां ही रहूंगी मैं, तो उन कलियों को जगा करके फूल बनाना चाहता है। नींद में सोई हुई कलियों को उस प्रत्यूष मनोहर की तरफ, उस एक मनोरम प्रभात की तरफ संकेत करके दिखाना चाहता है कि वो प्रभात, वो सवेरा तेरा इंतजार कर रहा है। ऐसे कवि जो है, इसके बाद इसके अलावा कवि जो है पुष्प से तंद्रालस अर्थात नींद का जो आलस्य वो खींच लेना चाहता है और उसमें कामयाबी रूपी अमृत का जो सहर्ष कामयाबी रूपी अमृत को खुशी के साथ उनमें सींच देना चाहता है। तो इस प्रकार से हम इसका उत्तर दे सकते हैं। कवि आगे तीसरे नंबर प्रश्न में प्रश्न क्या है, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है। कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य को दूर हटाने के लिए उनके अंदर की सारी आलस्य को खींच करके बाहर निकालना चाहता है और उनकी नींद में पड़े रहने की जो लालसा है उसको भी बाहर निकालना चाहता है। नए जीवन का अमृत, कामयाबी रूपी अमृत को खुशी के साथ उनमें समावेश कर देना चाहता है और उनको दिखा देना चाहता है कि किस प्रकार से तुम इस आलस्य को त्याग करके एक मनोरम जीवन में, एक बहुत ही उत्साहवर्धक जीवन में प्रवेश करोगे। तो आज के इस संदेश को मैं यहीं समापन करना चाहूंगा। आशा है कि आप सभी को ये मेरा संदेश पसंद आया होगा। इसी के साथ सभी का बहुत धन्यवाद।